नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर समाचारों के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हम खबरों को शुरुआत करते हैं और ख़ास तौर पर इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तमिलनाडु का दौरा है वो किस तरह का रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुपुर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पार्टी की राज्यव्यापी पदयात्रा के समापन के अवसर पर हुई इस जनसभा में लाखों की भीड़ उमड़ी। पीएम का सभा स्थल पर जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश कर दी। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। जिन पदयात्रा का मंगलवार को समापन हुआ उसे एन मन एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग नाम दिया गया था। महीनों तक जारी रही इस पदयात्रा को तमिलनाडु के कोने कोने में भारी समर्थन मिला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस अपार जन समर्थन के लिए तमिलनाडु का आभार जताया। पीएम ने विश्वास जताया कि 2024 में तमिलनाडु नया इतिहास रचने जा रहा है। में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जो ऐतिहासिक एन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। मेरे तमिल भाई बहनों ने एन मक्कल यात्रा को जो समर्थन दिया है वो अभूतपूर्व है। और प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि तमिलनाडु के साथ उनका दिल का रिश्ता है। पीएम ने 1991 की अपनी एकता यात्रा को याद किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने तमिलनाडु से ही की थी। वो यात्रा दो मकसद लेकर के चली थी। एक, श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा। और दूसरा संकल्प था आर्टिकल 370 हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। और इसलिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु की मिट्टी को माथे पर चढ़ा के निकला था। और आज वो दोनों काम आज लाल चौक में शान से तिरंगा फहरा रहा है। और आज आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में बंद हो चुकी है। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और डीएमके पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि इन दोनों ने ही तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। जो आज इंडिया अलायंस के साथियों ने तमिलनाडु को जकड़ा हुआ है, वो कभी तमिलनाडु का विकास नहीं होने देंगे। आप पहले का समय याद करिए, जो कांग्रेस डिफेंस के सौदों में हजारों करोड़ रुपए की दलाली खाती थी, वो कांग्रेस क्या तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनने देती?
तो दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के थिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और अंतरिक्ष केंद्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की भी समीक्षा की और इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। उन्होंने चारों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गौरतलब है कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। पीएम ने कहा कि साल 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। भारत के लोग गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों से रूबरू हुए, जो अंतरिक्ष के रहस्यों को खोलने के लिए तैयार हैं। ये तैयार हैं भारत के तिरंगे को आसमां के पार फहराने के लिए, जहां अभी तक कुछ चुनिंदा मानव ही पहुंचे हैं। आज देश को इन पर नाज है, लेकिन कुछ हिदायतें भी हैं जिनका पालन करने की अपील पीएम मोदी ने सभी से की। हम जितनी अनुकूलता करेंगे, मैं समझता हूं देश का सहयोग बहुत जरूरी है, मेरे मीडिया के साथियों का बहुत जरूरी है। अब तक एक नाम बाहर नहीं गए तो हमारा काम ठीक से चलता रहा, लेकिन अब थोड़ी कठिनाई उनके लिए भी बढ़ जाएगी और हो सकता है उनको भी कभी मन कर जाए, चलो यार एक सेल्फी ले लेते तो क्या जाता है। लेकिन सब चीजों से हमें बच के रहना होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने गगनयान के असेंबली क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक महिला ह्यूमैनॉइड अंतरिक्ष रोबोट से भी संवाद किया। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत आज दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 400 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 उपग्रह ही लॉन्च किए गए। पीएम ने कहा कि देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में नारी शक्ति को महत्व दिया गया है। हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज 500 से अधिक महिलाएं इसरो में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और VSSC तिरुवनंतपुरम में टाइसोनिक विंड टनल शामिल हैं। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ
तिरुवनंतपुरम से आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जो हमें अंतरिक्ष के अज्ञात विस्तार का अध्ययन करने में मदद करेगा। अमृतकाल की इस अवधि में भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे अपने रॉकेट के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। 5 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। साथियों, 21वीं सदी का भारत, विकसित होता हुआ भारत, आज दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। और इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम सामने आ चुके हैं। इस खास मिशन के लिए चुने गए ये 4 लोग हैं: ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 नाम हैं। इन चारों को कठिन चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है और इनकी यहां तक पहुंचने की कहानी भी बेहद खास रही है। आइए जानते हैं कि कैसी रही इन चारों की इस विशेष मिशन के लिए चयनित होने तक की ये पूरी यात्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर की। उनका जन्म 26 अगस्त 1976 को केरल के तिरुवाजियाद में हुआ था। उन्होंने एनडीए से प्रशिक्षण लिया और उन्होंने वायुसेना अकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी प्राप्त किया। वो दिसंबर 1998 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए थे। वो एक कैट ए फ्लाइंग प्रशिक्षक और टेस्ट पायलट हैं। उनके पास 3000 घंटों से भी ज़्यादा का फ्लाइंग का अनुभव है। उन्होंने MiG-21, MiG-29, सुखोई 30, हॉक और डॉनियर जैसे तमाम विमान उड़ाए हैं। और गगनयान के हमारे दूसरे साथी हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। उनका जन्म 19 अप्रैल 1982 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। वो भी एनडीए के छात्र रहे हैं और उन्हें राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक के अलावा वायुसेना अकेडमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिल चुका है। उनको जून 2003 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया था। अजीत कृष्णन एक फ्लाइंग प्रशिक्षक हैं और उन्हें करीब 2900 घंटों का फ्लाइंग का अनुभव है। वो सुखोई 30, MiG-21, MiG-29, डॉनियर और जैगवार जैसे विमान उड़ा चुके हैं। और इसके बाद हमारे अगले अंतरिक्ष यात्री होने वाले हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। उनका जन्म 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ था। वो भी एनडीए से प्रशिक्षित हैं और वो दिसंबर 2004 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए थे। अंगद प्रताप एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और करीब 2000 घंटों के अनुभव वाले टेस्ट पायलट हैं। उन्होंने सुखोई 30, MiG-21, MiG-29, जैगवार, हॉक और डॉनियर जैसे तमाम विमान उड़ाए हैं। और अब बात चौथे और आखिरी अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला की। वो 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे थे। वो भी एनडीए से प्रशिक्षण ले चुके हैं और उनको जून 2006 में फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया था। शुभांशु शुक्ला एक फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं और उनके पास करीब 2000 घंटों का फ्लाइंग अनुभव है। उन्होंने भी सुखोई 30, MiG-21, MiG-29, जैगवार, हॉक और डॉर्नियर जैसे कई विमान उड़ाए हैं। आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच में तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे।
अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के थिरुवनंतपुरम में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। केरल में भाजपा के लिए बढ़ते जन समर्थन का जिक्र करते हुए पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 में केरल भाजपा को डबल डिजिट में सीटें देगा। एनडीए के लिए 400 पार का नारा दोहराते हुए पीएम ने कहा कि विपक्ष पहले ही अपनी हार मान चुका है। एलडीएफ और यूडीएफ को घेरते हुए पीएम ने कहा कि ये केरल में एक दूसरे से लड़ते हैं, जबकि बाकी देश में इंडी गठबंधन के नाम पर साथ बैठते हैं। पीएम ने कहा कि इनकी इस धोखाधड़ी का जवाब केरल की जनता जरूर देगी। उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। और प्रधानमंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर केरल को अराजकता और घोटालों में धकेलने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि 2024 का चुनाव केरल के लिए नई राजनीति के उदय का अवसर है। केरला की पहचान है टूरिज्म से लेकर के टैलेंट से, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने इसे घोटालों और अराजकता की पहचान देने की कोशिश की है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इनका एक ही एजेंडा रहता है, कैसे लोगों को लड़वाकर वोट बटोरे जाएं। एक बार कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, एक बार कम्युनिस्ट, फिर कांग्रेस। केरला में बस सरकार बदलती है, हालात नहीं बदलते। अब की बार ये लोकसभा चुनाव केरला के हालात बदलने का मौका है।
और 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में और करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला जाएगा। पीएम ने कहा कि 2024 का चुनाव नए भारत को और आगे ले जाने का चुनाव है। पीएम ने कहा कि केरल सरकार के असहयोग के बावजूद राज्य का विकास केंद्र की प्राथमिकता रही है। पीएम ने केंद्र की जन कल्याण योजनाओं से राज्य के लोगों को मिल रहे लाभों का भी जिक्र किया। आज केरला के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग भाजपा सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के जरिए यहां के लोगों को करीब 5,500 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज मिला है। केरला के 36 लाख से अधिक घरों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की सुविधा मिली है। केरला के 40 लाख किसानों को सम्मान निधि के रूप में सीधी आर्थिक मदद मिली है। राज्य में 50 लाख से अधिक मुद्रा लोन बांटे गए हैं। और राजनीति की कुछ और खबरें। विदेश यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना रहे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जोर शोर से शुरू किए गए इंडी गठबंधन के दरकने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की भी होड़ लगी हुई है। इंडी गठबंधन में मौजूद राजनीतिक दलों के बीच अंतर्विरोध की ताजा कड़ी में कांग्रेस के युवराज की लोकसभा सीट वायनाड ही खतरे में पड़ती दिख रही है। सोमवार को वायनाड, थिरुवनंतपुरम आदि सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी और शशि थरूर जैसे नेताओं के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के ऐलान से इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिद्वंद्विता भी सतह पर आ गई। सीपीआई ने न केवल इंडी गठबंधन के अगुवा कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया, बल्कि मंगलवार को सीपीएम नेता वृंदा करात ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से दोबारा विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एनी राजा की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो इससे सही संदेश नहीं जाएगा। सीट पर अभी सीपीआई ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर लिया है, कॉमरेड एनी राजा। अब राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं उनका लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। तो केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे। इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। तो वहीं सीपीआई के नेता बिनॉय विश्वम ने भी राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में असली मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच उत्तर भारत के राज्यों में होता है। बिनॉय विश्वम ने कहा कि कांग्रेस के इस निर्णय का कोई राजनीतिक तर्क नहीं है। Which is the main arena of this battle? North India or Kerala? Forgetting that realities, what is the political logic for the Congress to come to the southmost Kerala where there are only 20 seats? Why are they forgetting the lessons of the past? और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को व्याकुल भारत बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लग रहा है कि देश में एक कानून, सामाजिक सौहार्द ना रहे, इसलिए वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है एक देश में एक कानून ना रहे, एक देश में सामाजिक सौहार्द ना रहे, इसीलिए दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। ये कानून का देश है, कानून से काम चलता है और कानून ही काम करेगा।
और इस बीच दिल्ली की 4 सीटों पर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये 5 नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया। आगे की खबरों में, भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महामारी नीति पर काम शुरू किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर सरकार राष्ट्रीय महामारी तैयारी योजना बना रही है, जिसे जल्द ही सभी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। इसमें सुपर बग से लेकर विभिन्न तरह के विषाणुओं की निगरानी और AI तकनीक के जरिए एक ही दिन में जिले से लेकर राज्य और दिल्ली में केंद्रीय एजेंसियों तक संदिग्ध मरीज की जानकारी साझा होगी। निगरानी तंत्र को इतना मजबूत बनाया जा रहा है ताकि समय पर पता चल सकेगा कि किस जिले में कौन सा रेस्पिरेटरी वायरस मरीजों में मिल रहा है और उसका प्रसार कितना है। इसको लेकर पिछले वर्ष WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 2 बार प्रशिक्षण दिया गया। इसमें तय किया गया कि किस तरह भविष्य की सांस संबंधित महामारियों से बचा जा सकता है। भारत संक्रामक रोगों का सामना कोरोना काल से भी पहले से ही कर रहा है। कोरोना के अलावा एडिनो, इन्फ्लुएंजा फ्लू, पैरा इन्फ्लुएंजा, पार्वो वायरस, B19, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस यानी कि RSV और राइनो वायरस यानी कि सामान्य सर्दी हर साल हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में हर साल जितने भी श्वसन संक्रमण के मामले आते हैं उनमें 15.4% तो इन्फ्लुएंजा के ही होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मतदाताओं के बीच मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के बारे में संदेश फैलाने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने PM के X पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, आगामी लोकसभा चुनाव खास होने जा रहा है, खासकर हमारे युवाओं के लिए जो 18 वर्ष के हो रहे हैं। यह चुनाव उन्हें अपनी आवाज उठाने के साथ साथ आज और कल की राजनीति को आकार देने का अवसर भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है। PM मोदी की अपील के अनुसरण में मैंने देश के सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों को 28 फरवरी से 6 मार्च तक अपने परिसरों में व्यापक मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया है। मुझे विश्वास है कि मेरा पहला वोट देश के लिए की भावना हमारे पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं और युवाओं को गर्व के साथ मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगी। और इस बीच चुनाव आयोग ने भी मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। मेरा पहला वोट देश के लिए के जरिए फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम।
हैं सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी आरी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम। जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। ये खास अभियान चुनाव आयोग ने शुरू किया है। और अब बात बिहार की राजनीति की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीनों विधायकों को पार्टी में शामिल कराया। जिन विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है उनमें चेनारी विधानसभा से कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और विक्रम विधानसभा से विधायक सिद्धार्थ सौरभ के अलावा मोहनिया विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल की महिला विधायक संगीता देवी भाजपा में शामिल हो गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे महागठबंधन के लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली से खबर। ईडी ने दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब 8वां समन भी जारी कर दिया है। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को 4 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले ईडी उन्हें 7 बार नोटिस जारी कर चुकी है। हालांकि वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए अदालत का रुख किया है, जिस पर इसी महीने की 16 तारीख को सुनवाई होनी है। उस दिन केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश होना है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल में हो रहे महिला अत्याचारों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 50 से भी अधिक जनजाति समुदाय की महिलाओं को से नृशंस दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीन छीनने जैसी घटनाएं शर्मनाक हैं। आशा है ममता जी इस पत्र पर संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल के पीड़ितों के प्रति न्याय करेंगी। और इस बीच संदेश खाली मामले पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान को लेकर भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने उन पर हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए लॉकेट चटर्जी ने कहा कि वो लोग शाहजहां शेख को बचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि टीएमसी वोट बैंक की राजनीति करती है। शेख शाहजहां को बचाने के लिए एक्सट्रीम जितना जा सकते हैं ये लोग जा रहे हैं। जैसा ममता बनर्जी भी पूरा शेख शाहजहां को पूरा छुपा के रखने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अभिषेक बनर्जी भी चाहते नहीं है कि शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाए। इसलिए बार बार कोर्ट के ऊपर मतलब उनका जो हुआ है कोर्ट के ऊपर बोल रहा है कि कोर्ट नहीं बोला था, कोर्ट ने रोक के रखा था, और कोर्ट बोल रहा है हम लोग तो मतलब रेडी है। तो मतलब ये पूरा साबित हो रहा है कि लोकसभा तक शेख शाहजहां अरेस्ट नहीं हो जाए और 30% का जो वोट है तो उसको ही नहीं मिले। कि ये जो ममता बनर्जी का सब लोग चाहते हैं कि ये जो वोट बैंक के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा खराब हो चुका है, फेल हो चुका है। पश्चिम बंगाल का जनता ऐसा लीडरशिप को नहीं चाहता है जो वोट बैंक के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि शेख शाहजहां जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो जाए। और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा है कि तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके भाई सिराजुद्दीन के खिलाफ 800 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन उन पर हाथ डालने से ममता सरकार के हाथ कांपते हैं। शाहजहां शेख और उसके भाई सिराजुद्दीन शेख के खिलाफ 800 से अधिक मामले अब तक दर्ज हुए हैं, लेकिन शाहजहां शेख या सिराजुद्दीन को गिरफ्तार करने की बजाय जो प्रदर्शनकारी हैं उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उन पर तो ममता की सरकार
निर्ममता से लाठियां बरसाती है, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से उनके हाथ कांपते हैं, ये समझ से परे है। और उधर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पिछले साल रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 16 लोगों को गिरफ्तारी पर संतुष्टि जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं बेहद संतुष्ट हूं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस हिंसा मामले में एनआईए जांच के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। मैंने एनआईए जांच की मांग करते हुए मार्च 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एनआईए जांच की अनुमति दे दी। राज्य सरकार ने एनआईए जांच को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईए जांच पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने आगे लिखा, मुझे आशा है कि रामनवमी जुलूस में भाग लेने वाले शिवपुर, हावड़ा, रिश्वरा, श्रीरामपुर और हुगली जिले के शांतिपूर्ण भक्तों पर हिंसक हमलों के अपराधियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ममता पुलिस और टीएमसी सरकार के संरक्षण में अपराधियों को यह एहसास होना चाहिए कि देर सबेर कानून के लंबे हाथ उन्हें पकड़ ही लेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछले साल रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 16 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। इन सभी को उत्तरी दिनाजपुर जिले के दालखोला में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने और हिंसा भड़काने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर दिनाजपुर जिले में 30 मार्च 2023 को विश्व हिंदू परिषद के रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए थे, जबकि कई दुकानों में तोड़फोड़ तथा कई वाहन जला दिए गए थे। घटना के बाद 162 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर अनधिकृत रूप से बनी धार्मिक संरचनाएं कभी भी धर्म प्रचार का स्थान नहीं हो सकती हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई एक मस्जिद को हटाने का आदेश देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले कई आदेशों का हवाला दिया, जिनमें राज्यों और उच्च न्यायालयों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह का धार्मिक स्थल का निर्माण ना हो। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक जगहों पर मंदिर या मस्जिद के नाम पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये आदेश मद्रास हाई कोर्ट के नवंबर 2023 के फैसले के खिलाफ एक मुस्लिम धार्मिक संस्था द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने मुस्लिम संस्था को चेन्नई में सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद हटाने का आदेश दिया था। मामले में हिदायत मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील एस नागामुथु ने तर्क दिया कि मस्जिद के कारण जनता को कोई बाधा नहीं थी और ट्रस्ट ने जमीन का उक्त टुकड़ा खरीदा था। वहीं पीठ ने कहा कि मस्जिद की जमीन चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीएमडीए द्वारा अधिग्रहित की गई थी और ट्रस्ट ने बिना किसी अनुमति के धार्मिक संरचना का निर्माण किया था। नागामुथु ने तर्क दिया कि भूमि बहुत लंबे समय तक खाली रही, जिसका अर्थ है कि सरकार को किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता नहीं थी। नागामुथु के इस तर्क पर दोनों जजों की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि आप भूमि का अतिक्रमण करेंगे? जमीन सरकार की थी और वो इसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस जमीन पर अवैध कब्जे का अधिकार नहीं है। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए बयानबाजी की थी। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों पर आरोप भी लगाया था। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा में भी यह मामला काफी गरमाया रहा। महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा में भाजपा के विधायक आशीष शेलार ने मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आगे की खबरों में, एनआईए खालिस्तानी और गैंगस्टर के गठजोड़ मामले में पंजाब और राजस्थान में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी पंजाब में 14 जगहों पर और राजस्थान में 2 जगहों पर की जा रही है। इसके अतिरिक्त आतंकी गतिविधियों में 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है।
और आगे की खबरों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत एट 2047 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की रफ्तार बढ़ी है, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार रफ्तार के साथ विकास कर रही है। It is our duty to provide the future coming generations a better India which gives opportunities for our youth to say, everything lies here, this is my motherland, and I feel proud to be here and contribute it further, rather than say, I'm not sure I'll have anything to do in this country, although I love it, I want to leave it because I need to take care of my family. So it's in a way our duty to provide the future generations a better country, of which all of us can be proud, not just nationalistically proud, but also for the inclusive achievements that can be brought in if you look at a developed 2047. And that's the goal. And to have a conclave to talk about it, particularly among industry leaders. आगे की खबरों में नई दिल्ली के भारत मंडपम और यशो भूमि में 26 से लेकर 29 फरवरी तक भारत टेक्स का आयोजन हो रहा है। भारत टेक्स 2024 विकसित भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। भारत टेक्स 2024 देश में आयोजित किए गए सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है। इस क्षेत्र के माध्यम से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहायता मिलेगी और इसके साथ ही 2047 में भारत आज़ादी के 100 साल भी पूरा करेगा। कपड़ा मंत्रालय में सचिव रचना शाह ने कहा कि एक्सपो में सरकार और उद्योग प्रतिनिधियों सहित कपड़ा मूल्य श्रृंखला के अंशधारक एक साथ आए हैं। ये एग्जीबिशन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित की गई है और ये दो हमारे जो मेन वेन्यूज़ हैं, भारत मंडपम और यशो भूमि, दोनों में ही हमारे पास लगभग 3,500 exhibitors from India and from abroad. We have close to 40,000 business and trade visitors who will be visiting the exhibition over the 4-day period from 26th to 29th, and we are hoping that this would help in projecting the strength of India in the textile ecosystem across the value chain. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में कड़वा पाटीदार समाज द्वारा आयोजित रजत जयंती महोत्सव और सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों ने अमित शाह ने आशीर्वाद दिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के कलोल में स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। खबर उत्तराखंड से, जहां की पुष्कर धामी सरकार ने आज विधानसभा के दूसरे दिन राज्य का वार्षिक बजट पेश किया। सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर आधारित है। बजट में सरकार की आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताओं की घोषणा की गई है। थाईलैंड के विदेश मंत्री पर्णप्री बहेधानुकारा 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं, तो वहीं आज उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक की। इस दौरान भारत और थाईलैंड के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। अपनी इस यात्रा के दौरान वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। आगे की खबरों में, भारत अपने पहले स्टार्टअप महाकुंभ के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है।
18 से 20 मार्च तक नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप का सबसे बड़ा उत्सव होगा, जिसमें तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स और 1000 से भी ज़्यादा निवेशकों की मेज़बानी करने की उम्मीद है। 10 देश के प्रतिनिधिमंडल और 5000 से भी ज़्यादा भविष्य के उद्यमी भी इसमें भाग लेंगे। 18 से 20 मार्च 2024 नई दिल्ली का भारत मंडपम गवाह बनेगा स्टार्टअप महाकुंभ का। इसमें तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स और 1000 से ज्यादा निवेशक, 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 5000 से ज्यादा भविष्य के उद्यमी भी भाग लेंगे। एसोचैम, नेस्कॉम जैसे संगठनों के सहयोग से यह आयोजन नवाचार की धुरी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम में 500 इंक्यूबेटर्स और एक्सलरेटर्स, 5000 से ज्यादा सम्मेलन प्रतिनिधि और 40,000 से ज्यादा व्यावसायिक आगंतुक हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में कार्यक्रम के लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पिछले 8 सालों में स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाएगा। Showcase to the world that this is only a 8 years young startup story, but in less than 8 years we've become the 3rd largest in the world with big aspirations for the future, sporting over 100 unicorns, with a number of good ideas on the anvil to grow and become bigger and better. उन्होंने कहा कि युवा भारत नए भारत को आकार देगा। स्टार्टअप आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाला है। भारत में स्टार्टअप के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर टीयर 3 और टीयर 2 जैसे शहरों से जुड़े हुए हैं। The young India that India is proud to have, the management talent, the skill pool of manpower, STEM graduates coming out from all walks of life, the wonderful experience we've had with Startup India in Tier 2, Tier 3 towns, and some of the startups even coming out of very, very small habitation. स्टार्टअप महाकुंभ में प्रतिभागियों को अल्सास, D2C, उपभोक्ता ब्रांड, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, बायोटेक और फार्मा, इंक्यूबेटर्स, क्लाइमेट टेक, ई एक्सपोर्ट और B2B मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में खुद को आजमाने और अवसर तलाशने का मौका मिलेगा। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान पल्लदम में जर्मन सिंगर कैसेंड्रा माई स्पिटमैन और उनकी मां से मुलाकात की। कैसेंड्रा स्पिटमैन का जिक्र पीएम ने अपने एक मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। वो कई भारतीय भाषाओं में गीत गाती हैं, खासकर भक्ति गीत। आज उन्होंने पीएम मोदी के सामने अच्युतम केशवम और एक तमिल गाना गाकर सुनाया। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवयोगं
अद्भुत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।